All right, so good evening once again, everyone. I hope all are good. Now, today we'll start the Vastu thing. In the last session, we had some discussion about how Vastu works and what are the basic concepts and what is one of the golden rule like to make heavy and the thick, the south and the west, I mean southwest part. So about all those topics we had discussion last time. Today we will discuss about the 16 zones as per the Vishwakarma Prakashan. ठीक है, तो before going ahead, let's start from the direction part. I am trying to make it little bit interactive so that everyone can participate. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि घर का भी एक पर्पस होता है, वास्तु का भी एक पर्पस होता है, हाउस का भी एक पर्पस होता है. एंड दैट ओनली वी हैड डिस्कशन कि वास्तु के हिसाब से लाइफ में अपने हाउस का क्या पर्पस हो सकता है. तो जस्ट टू रिवाइज दैट थिंग, वी a house can fulfill our desire. It can help us in attract money, joy, happiness, material gains, and support and love. So all those things it can help us, right? So that is the basic purpose of anyone's वास्तु. हम क्यों वास्तु कर रहे हैं? वास्तु का कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना, कोई ना कोई पर्पस है तभी तो हम लोग कर रहे हैं. So that was the thing. अभी आफ्टर गोइंग अहेड, व्हाट इज वास्तु? मैंने और आप लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वास्तु इज बेसिकली बैलेंसिंग एंड अलाइनिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स, दैट इज वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. आई वॉन्ट यू टू, अगर आप लोग नए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग इसको इसी सीक्वेंस में याद करें. लाइक वाटर फ्रॉम दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर से वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड द थंब वुड बी द स्पेस. दिस इज हाउ वी कैन लर्न इन द प्रॉपर सीक्वेंस. सो वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, इट शुड बी लर्न इन दिस वे सो दैट ये हमको आगे वाले टाइम पर काम आएगा. ठीक है. इसके अलावा वास्तु में जो 5 चीजें हैं जिसके हिसाब से वास्तु की शुरुआत होती है, वन ऑफ देम इज डायरेक्शंस. डायरेक्शन से जोन्स निकलते हैं, जोन्स के बाद में एंट्रेंसेस निकलते हैं, और उसके बाद में हम लोग अलग अलग देवताओं की एनर्जी पढ़ते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ द एडवांस पार्ट. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 5 एलिमेंट, 16 जोन्स, 32 एंट्रेंसेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाट एवर वी आर हैविंग विद इन दिस थिंग्स. ठीक है. अभी हम लोग बात करते हैं कि मुझे कोई बताएगा कि व्हाट आर द डायरेक्शंस, क्या क्या डायरेक्शंस है हमारी. थोड़ा सिली क्वेश्चन है, थोड़ा नर्सरी का क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा होगा. चलिए फिर मैं ही बोलता हूँ. ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट. ठीक है, मैं बस यहीं तक रखते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है. एक एक्सिस जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, वन ऑफ देम इज ईस्ट एंड वेस्ट एंड द अदर वन इज नॉर्थ एंड साउथ. अब वास्तु में पर्टिकुलरली कुछ स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज नहीं होए आगे. ठीक है. तो एज पर द वास्तु हम लोगों ने फर्स्ट प्राइमरी डायरेक्शन का जो एक्सिस बोला है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, और सेकंड जो हम लोगों ने प्राइमरी डायरेक्शन का जो एक्सिस बोला है दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट. तो हम लोग कभी भी बात करेंगे, अगर नॉर्थ और ईस्ट, जैसे मैम ने बोला कि एक डायरेक्शन है नॉर्थ और दूसरी है ईस्ट, तो हम उसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे. हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे नॉर्थ को देंगे, इस एक्सिस वाली को. तो हम लोग नॉर्थ पहले बोलेंगे, ईस्ट बाद में बोलेंगे. सो व्हाई आई एम आस्किंग, ताकि कंफ्यूजन ना हो और हमारा स्टेप बाय स्टेप एक चीज क्लियर हो. तो अभी 4 डायरेक्शन है, 4 में से नॉर्थ एंड साउथ प्राइमरी डायरेक्शन है जिसको हम लोग काउंट करेंगे. उसके बाद सेकंड प्राइमरी जो डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. यहां तक भी सबको क्लियर है. अभी जब हम लोगों ने 360 डिग्री अगर हम अर्थ को मानते हैं और हम लोगों ने इन 4 डायरेक्शंस को डिवाइड किया, 360 डिवाइडेड बाय 4, इट केम 90 डिग्री, राइट. तो हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है सिंपल सा, अब हम लोग आ जाते हैं पीपीटी पर, कि 2 डायरेक्शंस के बीच में, लाइक नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का गैप है. सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री है, वेस्ट और साउथ में भी 90 डिग्री है, और नॉर्थ एंड वेस्ट में भी 90 डिग्री है. यहां तक भी क्लियर है. ठीक है. ये 4 डायरेक्शंस हैं दैट इज प्राइमरी. उसमें से नॉर्थ और साउथ को हम सबसे पहले काउंट करेंगे, बाद में ईस्ट एंड वेस्ट को. मैंने इस बात इसलिए बोली क्योंकि जनरली क्या होता है कि सन को प्राइमरी मानकर हम लोग ईस्ट और वेस्ट को प्राइमरी मानना शुरू कर देते हैं. बट लॉजिक ये है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर, एक्सिस जो है वो नॉर्थ एंड साउथ का ही एक्सिस है, उस पर जहां पर है वहां पर भी वो रोटेट हो रही है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व हो रही है, जिसको परिक्रमण और परिभ्रमण बोलते हैं.
तो खुद की जगह पर भी नॉर्थ साउथ एक्सिस पे भी रिवॉल्व हो रही है और सन के चारों तरफ भी नॉर्थ साउथ एक्सिस पे रिवॉल्व हो रही है। इसलिए हम लोग नॉर्थ एंड साउथ को प्राइमरी काउंट करेंगे, ईस्ट और वेस्ट को बाद में सेकेंडरी काउंट करेंगे। प्राइमरी क्यों काउंट करेंगे वो मैंने बताया कि अगर हम इन दो डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये तो नॉर्थ और ईस्ट है। अगर हम इसके बाद इसका डिवाइडेशन करते हैं फर्दर ऑन बाकी और 4 पार्ट में, तो जब ये डायरेक्शन निकल के आती है ये वाली, अभी ये जो एंगल था ये था 90 डिग्री का, अभी जब हमने इसको फर्दर डिवाइड किया तो इट इज नाउ 45 डिग्री, राइट। सिमिलरली 45 डिग्री सारे ही आएंगे। तो 45 डिग्री वाले जो एंगल की जो डायरेक्शंस आई हैं, ये डायरेक्शंस है दिशा, इनको बोलते हैं विदिशा, जिसकी जो कि फिक्स नहीं है, जो कि दो डायरेक्शन के बीच में है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे, जब इसको नेम करेंगे, तो हमको पहले प्राइमरी बोलना है। सो इन दिस केस इट वुड बी नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो होगा नॉर्थ ईस्ट होगा। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। वाई साउथ फर्स्ट? बिकॉज दैट इज वी आर कंसिडरिंग एज द प्राइमरी। सिमिलरली वेस्ट और साउथ के बीच में किसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ को हमको पहले बोलना है। सिमिलरली जब हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। 45 डिग्री के हम लोगों ने 4 एंगल करे, ठीक है। अब यहां तक जो बात होगी 4 और 4 8 दिशाओं की, ये है नॉर्मल ट्रेडिशनल वास्तु 8 दिशाओं वाला। इसके बाद जब हम लोग मॉडर्न वास्तु की तरफ जाते हैं तो हम 8 से 16 दिशाओं पर जाते हैं। तो जो 8 से 16 दिशाएं हैं वो बेसिकली उपदिशाएं बोलते हैं। उपदिशाओं पे जब जाते हैं हम, तो वहां पर फिर हम लोग इसका फर्दर डिवाइडेशन करेंगे। हम लोगों ने पहले 360 डिग्री को 4 से करा तब 90 डिग्री आया। सिमिलरली 360 डिग्री को अगर हम लोग 8 से करेंगे तो 45 डिग्री आया। सिमिलरली 360 डिग्री को अगर हम 16 से करेंगे तो 22.5 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब इन दो के बीच में यानी 22.5 डिग्री पर एक नई डायरेक्शन निकल कर आएगी। सिमिलरली यहां पर भी एक नई डायरेक्शन निकल कर आएगी 22.5 पर, और यहां पर भी 22.5 पर आएगी, ठीक है। इट वुड बी लाइक दिस। तो यहां पर अभी 22.5 पर एक डायरेक्शन, फिर 22.5, फिर 22.5, फिर 22.5। अभी हम लोगों ने एक तो नामकरण कर दिया था, इट वॉज नॉर्थ ईस्ट, इट वॉज साउथ ईस्ट, इट इज साउथ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चीज का नामकरण करना। इसको जनरली किस तरीके से नामकरण किया जाता है कि जो जिन दो डायरेक्शन के बीच में उसी का ही नाम लिया जाएगा। यानी ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये किस किस के बीच में है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। तो हम लोग नॉर्थ लिखेंगे और नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे। सिमिलरली ये किस किस के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये वाली है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, है ना। अब यस यहां पर कंफ्यूजन हो गया कि किसको पहले बोलना है हमको। तो हमको इसको क्या बोल सकते हैं, या तो एन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट बोल सकते हैं, या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। तो हम वहां पर क्या करेंगे, वापस जो प्राइमरी डायरेक्शन है उसको पहले लिखेंगे ईस्ट को, और बाद में जो उप दिशा है उसको बाद में लिखेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ईस्ट और साउथ ईस्ट आ रहा है, तो सिमिलरली हम प्राइमरी वाले को पहले लिखेंगे ईस्ट को, और बाद में आ रहा है साउथ ईस्ट, उसको लिखेंगे। सेम वे में यहाँ पर प्राइमरी साउथ है, साउथ को लिखेंगे, साउथ ईस्ट बाद में उपदिशा, तो ये हो जाएगा साउथ साउथ ईस्ट। सिमिलरली यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट ईस्ट। नहीं प्राइमरी क्या है सर, साउथ प्राइमरी साउथ है तो पहले साउथ लिखेंगे, बाद में ये सब डायरेक्शन है, तो साउथ साउथ वेस्ट SSW। अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेस्ट साउथ वेस्ट, परफेक्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, परफेक्ट, दिस वन सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। परफेक्ट। अभी हमारा पूरा नामकरण हो गया जो कि स्टैंडर्ड है। ये हम लोगों ने क्यों किया, ये बहुत बेसिक चीज थी, बट पर्पज यही था करने का ताकि कंफ्यूजन ना हो दो डायरेक्शन के बीच में हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई अगर हमको बोलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज मेरी रखी है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो हम उसको बोलेंगे NNE के बीच, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मेरे यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है NNE में,
तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पर आएगा टॉयलेट, किन किन डायरेक्शन के बीच में आएगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो नॉर्थ के बीच में और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अगर कोई इस तरीके से बोलता है कि मेरी किचन जो आ रही है वो SSW में आ रही है, इसका मतलब किस किस दो डायरेक्शन के बीच में आ रही है वो? साउथ साउथ वेस्ट। परफेक्ट। तो यहाँ पर इजी है ब्रेक करना। फर्स्ट वाला जो लेटर है वो प्राइमरी डायरेक्शन वाला है और बाद वाला सब डायरेक्शन जो थी वो वाला है। तो हमको इस तरीके से ब्रेक करके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहाँ तक तो, ठीक है। अब जब हम लोगों ने 16 डायरेक्शन डिवाइड कर दिया और यहाँ पर एज पर द डिग्री इसकी मैपिंग करी, तो यहाँ तक की डिग्री ये क्लियर हो गई पूरा हम लोगों का नेमिंग करने के बाद में। इसका भी फर्दर डिवाइडेशन करा जाता है एक स्टेप और आगे बढ़ के एडवांस वास्तु या मॉडर्न वास्तु के हिसाब से। यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमारी जो सबसे छोटी डिग्री आई थी अभी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 जब किया था तो 22.5 डिग्री आया था। अभी हम लोग और इसका फर्दर डिवाइडेशन करते हैं तो वो होएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 32, इट विल बिकम 11.25 डिग्री। बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो एक डायरेक्शन दिखी है नॉर्थ ईस्ट, इसके ये जो एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर इसके जो आसपास का जो एरिया है लाइक दिस इज कॉल्ड जोन। ये है डायरेक्शन दैट इज पॉइंट। इसके आसपास का जो एरिया होगा 11.25 एंड 11.25 इट विल बी कॉल्ड एज जोन। तो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर दो दो एंट्रेंस आएंगे, यानी अगर 16 डायरेक्शंस की हम लोगों ने बात करी है तो टोटल 32 डोर्स आएंगे और एक डोर की जो साइज होगी इट विल बी 11.25 डिग्री। समझ में आई बात यहाँ पे या कोई डाउट है? सर आप इसको रिपीट कर दो। ठीक है, देखिए 16 जोन तक तो हम लोगों ने बात कर ली, 16 डायरेक्शन तक। अब ऐसा मान के चलिए कि जो भी हम एक जोन की बात कर रहे हैं, 16 जोन में जो भी बात करी है हमने, हर एक जोन के पास में दो एंट्रेंसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 16 जोन है मतलब 32 एंट्रेंसेस है। यस। एंट्रेंसेस बोलने का मतलब है मेन एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो हम जब पढ़ेंगे तो एंट्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक मैं बता रहा हूँ डिवाइडेशन करने के हिसाब से कि 16 जोन्स आए हैं तो 32 एंट्रेंसेस आएंगी। अगर एंट्रेंस की भी डिग्री निकालनी है तो हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। अगर 360 डिग्री को 32 से, तो जो एक एंट्रेंस की साइज आएगी यहां से लेके यहां तक वो होगी 11.25 डिग्री। और फिर जो दूसरा यहां से लेके यहां तक 11.25 डिग्री का आएगा वो दूसरा एंट्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यस। टोटल 32 एंट्रेंसेस आएंगे। This is one door and a second door. यस, तो एक जोन के अंदर दो अलग अलग एंट्रेंस है, मेन डोर, Okay. ठीक है। अभी इसको समझाने का पॉइंट क्या था, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु से कनेक्ट करते हुए मॉडर्न वास्तु पे जाने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल वास्तु में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये आपके डायरेक्शन है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जोन्स बने हुए हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ NNE, यही शक्ति चक्र है जो मैंने आप लोगों को बोला था जो लेके आना है, ठीक है। अभी ट्रेडिशनल वास्तु में क्या होता है कि ये घर है, या प्लॉट है, ठीक है। अभी जनरली क्या है, मैंने कहा 32 एंट्रेंसेस। तो 32 एंट्रेंस बोलने का मतलब ये हुआ कि हर पर्टिकुलर वॉल पे, यानी एक वॉल के ऊपर 8 एंट्रेंसेस आएंगे, तभी तो 8 4 32 होगा। तो ट्रेडिशनल वास्तु में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ की वॉल है तो यहाँ पर इस डोर के 5, इस वॉल के ऊपर टोटल 8 डोर क्रिएट कर लेते हैं ट्रेडिशनल वास्तु में। सिमिलरली इसी वॉल के ऊपर भी 8 डोर क्रिएट हो जाएंगे और इस पर भी 8 डोर क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट होने का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, कहने का मतलब ये है क्रिएट होने से मतलब कि वहां जब डोर की काउंटिंग होती है ट्रेडिशनल वास्तु में तो वॉल के ऊपर डोर की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। बट अगर हम जब मॉडर्न वास्तु जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल वास्तु या मॉडर्न वास्तु, यहाँ पर हम लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, एक सेकेंड ना, यहाँ पर हम लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन हमारा जो एंट्रेंस आएगा वो डिग्री के हिसाब से आएगा।
तो डिग्री, जैसे नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक सेम पैटर्न का घर बनाता हूँ, यहाँ पर ये आपका एक, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शंस लेता हूँ ओल्ड वास्तु के हिसाब से, तो अभी जैसे हम लोगों ने डायरेक्शंस के नाम दिए, इसी तरीके से डोर के भी नाम होते हैं। तो डोर के नाम, अगर नॉर्थ वॉल के ऊपर डोर है तो हम उसको बोलेंगे N1 to N8, N1, N2, N3, N4, N5, N6, इस तरीके से 8 नाम होंगे। तो सिमिलरली अगर हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से जाएंगे और यहाँ पर एंट्रेंस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये होगा N1, ये होगा N2, ये होगा N3, ये N4, इस तरीके से N8 तक जाएगा पूरा, ये N8 होगा पूरा। ये है ट्रेडिशनल वास्तु। लेकिन मॉडर्न वास्तु में इस तरीके से डोर की काउंटिंग नहीं होती है। मॉडर्न वास्तु में घर का सेंटर निकालने के बाद में जिस डिग्री पर जो डोर आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका डोर आया, दिख रहा है आपको यहाँ पर N1, N2, N3, N4, N5, N6। तो यहाँ पर जिस तरह ट्रेडिशनल में यहाँ पर N1 आया है, बट मॉडर्न वास्तु में यहाँ पर N1 आएगा डिग्री के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न वास्तु में पूरा काम डिग्री के हिसाब से होने वाला है, ना कि जजमेंट के हिसाब से। ट्रेडिशनल वास्तु में नॉर्थ की वॉल लिया, उसका आर्ट डिवाइड करा और उसका इक्वल भाग में काट लिया। फॉर एग्जांपल 60 फीट की एक वॉल है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी फिट आएगा वो उसका एक एंट्रेंस काउंट हो सकता है। बट मॉडर्न वास्तु में ऐसा नहीं है। मॉडर्न वास्तु में डिग्री के हिसाब से डोर की एंट्रेंस काउंट होगी, वेदर वो यहाँ पर काउंट हो रही है, यहाँ पर हो रही, डजंट मैटर। कोई डाउट यहाँ पे? No. सर यस मैम, बोलिए मैम। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप बता रहे हो ये डोज की जो काउंटिंग है, और वो मॉडर्न वास्तु में डिग्री से हो रहा है, ट्रेडिशनल में काउंटिंग पे हो रहा है इस तरह से। बट ये हम कब मतलब इसका यूज कब हमारा होता है? लाइक किसी ऐसे ओपन प्लॉट पे हम जाएंगे तो ये शक्ति चक्र वहां पे ले जाके करना रहता है ऐसा, नहीं नहीं नहीं, या ये? ये तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर मैप के ऊपर होगा। मैं इसको आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी ओल्ड वास्तु करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ट्रेडिशनल वास्तु करने वाले भी, मॉडर्न वास्तु करने वाले भी लोग हैं, ठीक है। बट दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो मैंने ये बात आपको इसलिए बोली क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु वाले भी आजकल डिग्री के हिसाब से ही एंट्रेंसेस काउंट करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉल के हिसाब से, क्योंकि एक्यूरेसी जो आ रही है वो डिग्री के हिसाब से आती है इंस्टेड ऑफ वॉल की काउंटिंग करने के हिसाब से। ये मेरा कहने का मतलब है। तो तो फॉर एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि लाइक अभी आपने एग्जांपल तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया, करेक्ट? अगर प्लॉट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में है तो ठीक है, बट बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रायंगल और आड़े तिरछा कहीं से ऐसे निकले होते हैं, तो उस हाँ सब जगह पे डिग्री और इस तरह से कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए मैम, अभी शायद मेरी गलती है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। देखिए, कोई भी प्लॉट की साइज होगी, हम लोग उसके ऊपर शक्ति चक्र रखेंगे, जैसे ये रखा हुआ है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लॉट है, ऐसा कुछ, ठीक है। इस प्लॉट में हो सकता है यहाँ पर किसी का एंट्रेंस आ रहा हो, ठीक है, ये एक एंट्रेंस है किसी का, ये है मेन एंट्रेंस, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल वास्तु वाला बंदा होता तो वो इसको ईस्ट की वॉल काउंट करता, और ईस्ट की वॉल काउंट करेगा तो वो इसकी मार्किंग करेगा इस तरीके से E1, E2, E3, E4, और इसको करेगा E6। तो उसके हिसाब से ये जो डोर है किसी के भी मैप का, वो E6 की एंट्री है ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से, ठीक है। और इस तरीके से वो जब कैलकुलेशन करेगा तो E6 के डोर के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। बट लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न वास्तु, मॉडर्न वास्तु में ये जो डोर की एंट्रेंस आ रही है, शक्ति चक्र अगर सेंटर में रखा हुआ है तो ये देखिए आप, ये एंट्रेंस जो है E7 के आसपास की आ रही है। तो हमारी कैलकुलेशन डिग्री के हिसाब से होगी। हमको फर्क नहीं पड़ रहा कि घर टेढ़ा मेढ़ा है या प्लॉट कैसा भी है, जहां पर एंट्रेंस खुल रहा है उस प्लॉट का, वहां पर कौन से नंबर की मार्किंग आ रही है वही हमारा एंट्रेंस होगा, ठीक है। तो वहां पर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि यहाँ अगर 20 फीट की वॉल है, तो ट्रेडिशनल वास्तु वाले क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। तो 8, अगर 8 से डिवाइड करा तो कितना आया, 20 की जगह इसको एक काम करते हैं, 16 फीट की वॉल मारते हैं, इजी काम हो गया, ठीक है। तो 2 फीट की डिस्टेंस में एक एक एंट्रेंस हो गया ट्रेडिशनल वास्तु में, ये भी 2 फीट का हो गया, ये भी 2 फीट का हो गया। बट मॉडर्न वास्तु में फीट या लेंथ से काउंटिंग है ही नहीं। मॉडर्न वास्तु में ओनली और ओनली डिग्री से काउंटिंग है, ठीक है। कोई क्वेरी?
कंफ्यूजन तो बहुत सारे हैं सर। ठीक है, तो अभी आप उसको ये छोड़ बेसिक दीजिए। है, ये बेसिक है इसीलिए सर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अभी आप 32 एंट्रेंस को भी छोड़ दीजिए, अभी आप धीरे धीरे करेंगे, आपको आएगा। ये बस मैंने एक आइडिया देने के लिए बताया, ट्रेडिशनल वास्तु कोई रोल नहीं है, बट वो इसलिए बताया मैंने आप लोगों को ताकि अगर किसी से इंटरेक्शन होगा और आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल वास्तु का तरीका क्या है, तो उनका तरीका अलग है, मॉडर्न वास्तु में ओनली डिग्री के हिसाब से। ठीक है, अब बात आती है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप लोगों को कि ट्रेडिशनल वास्तु का तरीका एक अलग हो गया, मॉडर्न वास्तु का तरीका एक अलग हो गया। विश्वकर्मा प्रकाशन एक वन ऑफ द मेन लिटरेचर है जिसमें वास्तु के ऊपर बात होती है। तो विश्वकर्मा प्रकाशन को जब फॉलो करते हैं तो उसमें 8 डायरेक्शंस की बात होती है जिसको हम ट्रेडिशनल वास्तु बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं 8 से 16 डायरेक्शंस की तरफ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 8 से 16 की तरफ किस तरह से जाना हुआ, ये किसने इन्वेंट किया, कहाँ से आया कि 16 जून ज्यादा काम करते हैं रादर देन 8 जून। तो इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे मॉडर्न वास्तु बनी जिसमें 16 जोन्स पे अप्लाई करके देखा, और अप्लाई करके देखा तो देखा कि ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है। उसके बाद से मॉडर्न वास्तु या फिर कंटेम्पररी वास्तु आ गई। लेकिन मैंने फिर भी इंटेंशनली एक सेशन डाला है विश्वकर्मा प्रकाशन के हिसाब से ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए ओल्ड और कनेक्ट नए में क्या क्या फर्क है। तो विश्वकर्मा प्रकाशन जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर है ऑफ द वास्तु, उसके चैप्टर 2 में भी 16 रूम्स के बारे में बात करी गई है। अभी हम लोगों ने डायरेक्शंस निकाली, डायरेक्शंस के बाद में हमने जोन्स निकाले कि 16 जोन्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर जो ओल्ड लिटरेचर है वहां पर भी रूम के प्लेसमेंट के हिसाब से 16 डिफरेंट डिफरेंट रूल्स का प्लेसमेंट बताया गया है। वहीं से ही ये मॉडर्न वास्तु जिसको अभी हम बोल रहे हैं, ये एडवांस वास्तु जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वहीं से हम लोग 16 जोन्स की तरफ आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 16 जोन्स का कंसेप्ट बहुत रिसेंट है और बहुत नया है, ये कंसेप्ट भी विश्वकर्मा प्रकाशन चैप्टर 2 से आ रहा है। अब उसमें क्या क्या लिखा है, लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स। फिर हम लोग मॉडर्न वास्तु के जोन्स भी पढ़ेंगे और दोनों में कंपेयर भी करके देख सकते हैं कि क्या क्या फर्क है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं विश्वकर्मा प्रकाशन के हिसाब से जो 16 डोर्स हैं उसके ऊपर। संस्कृत के श्लोक हैं उसमें, ठीक है, उसका इंग्लिश में कन्वर्जन दिया है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ कि क्या क्या है उसमें। ईशान जो डायरेक्शन है, ईशान इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें बोला गया है ईशान्याम देवता ग्रहम, दैट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट जो है देवता का ग्रह है, यानी वो मंदिर की जगह है, देवताओं का घर यानी मंदिर की जगह है। पूर्वस्याम स्नानम मंदिरम, जो ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व डायरेक्शन जो है वो स्नान के लिए बताया गया है, यानी बाथरूम के लिए बोला गया है। कुछ लिटरेचर में इसको सभा मंदिर भी बोला है, स्नान मंदिर की जगह सभा मंदिर। सभा मंदिर दैट मीन्स ड्राइंग रूम। तो ईस्ट को हम लोग ड्राइंग रूम या फिर बाथरूम, जस्ट बाथरूम नॉट द डब्ल्यूसी एरिया के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं एज पर द ट्रेडिशनल वास्तु। उसके आगे बोला गया है आग्नेयाम पाक सदनम, आग्ने मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पाक सदनम, पाक सदनम मीन्स किचन, किचन के लिए सही जगह है। भांडाराम ग्रहम उत्तरे, भंडार करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए घर का नॉर्थ, उत्तर जो है नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है एज पर द विश्वकर्मा प्रकाशन का श्लोक नंबर 94 चैप्टर 2। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन द नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द हाउस, ठीक है, डेमी गोड्स के लिए है या देवताओं के लिए है। उसके अलावा ईस्टर्न साइड जो है वो बेदिंग के लिए है, और सदर्न साइड जो है साउथ ईस्ट पर्टिकुलरली वो कुकिंग के लिए है, और नॉर्थ साइड जो है वो स्टोर के लिए है। नॉर्थ साइड एज पर मॉडर्न वास्तु में भी बोला गया है कि अगर आपको अपने घर का खजाना स्टोर करना है, ठीक है, ट्रेजर स्टोर करना है, या आपको अपना सेफ बनाना है, तो आप नॉर्थ में कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी ये जो मॉडर्न वास्तु है इसमें भी नॉर्थ ईस्ट को टेम्पल के लिए सबसे बेस्ट बोला गया है। सिमिलर वे में साउथ ईस्ट को किचन के लिए सबसे बेस्ट कहा गया है, और सिमिलरली जो बोला गया है ईस्टर्न साइड, उसको ड्राइंग रूम के लिए अच्छा कहा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, आग्नेय पूर्व मध्य दधि मंथनम मंदिरम। आग्नेय अगेन साउथ ईस्ट, पूर्व मतलब ईस्ट, तो साउथ ईस्ट और ईस्ट के मध्य में, दैट मीन्स ईस्ट साउथ ईस्ट, दधि मंथनम, दही चर्न करने की जगह है। चर्निंग का जोन बताया गया है ईस्ट साउथ ईस्ट को। तो मॉडर्न वास्तु में भी अब हम जो आगे जोन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ईस्ट साउथ ईस्ट को चर्निंग का ही जोन कहा गया है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो अग्नि प्रत्येशौर्य मध्य, अग्नि यानी नॉर्थ ईस्ट, और प्रत्येशौर्य मध्य मतलब साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में। अग्नि मतलब साउथ ईस्ट, प्रतिशौर्य मतलब साउथ के बीच में आज गेहम प्रशस्त है, मतलब साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो जो जगह है
वो जगह घी रखने के लिए सबसे अच्छी बताई गई है। घी मतलब न्यूट्रिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि यहाँ पर अगर हम लोग देशी घी रखते हैं, काऊ का देशी घी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एज पर द ओल्ड ट्रेडिशनल वास्तु। पॉइंट यहाँ पर न्यूट्रिशंस का है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, पश्चिमा अनिल और मध्य रोदनार्थम ग्रह स्मृतम, यानी पश्चिम और अनिल, अनिल मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो रोदनार्थ ग्रह में, रोदनार्थ ग्रह यानी कि रोने के लिए जगह दी गई है। अगर हम इसको पुराने ट्रेडिशनल माइथोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो रोदनार्थ ग्रह रामायण के टाइप में जहां पर केकई कोप भवन में गई थी, तो जो कोप भवन है वही रोदनार्थ ग्रह है, जहां पर अपना दर्द निकालने के लिए, रो के अपने आप को लाइटर फील करने के लिए जाया जा सकता है। तो वही सेम डायरेक्शन यहाँ पर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कोप भवन को बताया गया है। फिर उसके और आगे चलते हैं, वायव्य उत्तर मध्य, वायु और उत्तर के मध्य में, ठीक है, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, दैट इज होगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, रति ग्रह, दैट मीन्स प्लेस फॉर द सेक्स, सेक्स के लिए उसको अच्छा बताया गया है। तो वो जो डायरेक्शन है NNW वो सेक्स की बताया गया है। सिमिलरली मॉडर्न वास्तु में भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन बताया गया है। इसके अलावा एक श्लोक यहाँ पर मिस हो गया, उस श्लोक में ये कहा गया है कि साउथ यानी यम और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य, तो यम और नैऋत्य के बीच में जो जगह है, वो जो जगह है वो बेसिकली पुरुष ग्रह मंदिरम, पुरुष ग्रह त्याग मंदिरम, कहने का मतलब कि वो डिस्पोजल का जोन है, टॉयलेट का जोन है, जहां पर डिस्पोज कर सकते हैं। और उसी में बोला गया है कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में यानी WSW के बीच में वो जो है अभ्यास मंदिरम है, तो अभ्यास के लिए जगह बताई गई है उसको, कि वहां पर आप अभ्यास यानी स्टडीज कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें और ये बोला गया है कि साउथ वेस्ट जो नैऋत्य कोण है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे अच्छा है, उसके 8th मंथ या 9th मंथ के लिए साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, तो वो भी नॉर्थ मॉडर्न वास्तु में है। इस तरीके से 16 अलग अलग श्लोक्स के माध्यम से विश्वकर्मा प्रकाशन में 16 अलग अलग रूम्स को बताया गया है। अगर हम उसको समराइज करते हैं तो जनरल ये टेबल जो है वो ऑब्वियसली वो बुक के अंदर नहीं है, ये टेबल मैंने ही उसको देख के बनाई है। तो ये अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वो गॉड या भगवान के लिए, फिर टेम्पल के लिए जगह है। ईस्ट जो है वो सोशल प्लेस के लिए, ड्राइंग रूम या बाथरूम के लिए। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग के लिए, साउथ ईस्ट कुकिंग के लिए है, साउथ साउथ ईस्ट घी रखने के लिए बताई गई है, साउथ रिलैक्सेशन के लिए बताया गया है, SSW टॉयलेट के लिए, SW प्रेग्नेंट लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, WSW जो बोला था वेस्ट साउथ वेस्ट वो स्टडी के लिए बोला है, वेस्ट डाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, WNW कोप भवन नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट के लिए, NNW रति और सेक्स, नॉर्थ जो है वो ट्रेजर रखने के लिए, NNE मेडिसिन के लिए, साउथ वेस्ट टूल्स के लिए। इस तरीके से 16 डायरेक्शंस का बाइफर्केशन उस पर्टिकुलर ओल्ड जो ट्रेडिशनल बुक है विश्वकर्मा प्रकाशन उसमें बताया गया है। यहीं से ही ये 16 जो रूम्स के बारे में बात करी गई चैप्टर 2 के अंदर, यहीं से ही मॉडर्न वास्तु की उत्पत्ति होती है, जहां पर हम लोग 16 अलग अलग जोन्स के बारे में बात अभी हम लोग करेंगे आने वाले चैप्टर में। तो ये बुक से एक रेफरेंस लेके फिर इस पर इवोल्यूशन करके फिर हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ रूम प्लेसमेंट हम लोगों ने उसको जोन प्लेसमेंट कर दिया, और जोन प्लेसमेंट के बाद में हम लोग 16 के 16 जोन्स पढ़ेंगे अभी कि किसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो जब देखते हैं तो पूरे के पूरे विश्वकर्मा प्रकाशन से निकल के आते हैं। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 डायरेक्शंस के हिसाब से उन्होंने श्लोक लिखा और पूरा बताया। अभी मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को लगता है क्या यहीं तक होने से काम हो गया है, 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट हो गए उससे काम हो जाता है वास्तु का? नहीं। ओके नहीं। ठीक है। तो अभी एक चीज जो है समझने वाली वो ये है कि हमको ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी आप बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ से आ गया वास्तु में? लॉ ऑफ इनर्शिया 8th या 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस का फिजिक्स का रूल है, न्यूटन ने बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट जिस परिस्थिति में है, जिस चीज में है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा until और unless there would be no external force। तो फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग इज एट स्टेशनरी पोजिशन, रुकी हुई खड़ी हुई है, until or unless we won't apply any external force it won't move। और फिर या फिर इसका उल्टा, अगर कोई चीज मूवमेंट वाली पोजीशन में ऑलरेडी है, until or unless we won't apply any external force it won't stop, it won't state,
आई मीन वो अपने आप अपनी जगह पे नहीं रुकेगी। इसको और धीरे से समझने के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोगों ने किसी खड़ी हुई मतलब किसी ग्राउंड में अगर कोई फुटबॉल रखी हुई है, तो फुटबॉल रखी ही रहने वाली है जब तक हम उस पर किक नहीं मारेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और इसका उल्टा, अगर फ्लोर पर वो फुटबॉल अगर रोल कर रही है, अनटिल और अनलेस कोई उसको रोकेगा नहीं या फिर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुकेगी नहीं, तब तक वो अपने आप नहीं रुकेगी, उसका मूवमेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स काम करेगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा अगर हम लोग खुद से नहीं रोक रहे हैं तो, या फिर हम लोग उसको फोर्सफुली रोक सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया समझाने का मेरा मतलब कहने का ये है कि हमको किसी भी चीज को समझने के लिए हमको उसके रीजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जिस किसी को भी वास्तु का थोड़ा सा या जितना भी अच्छा आइडिया है वास्तु करते हैं, वो मुझे इसका आंसर दीजिएगा। एक क्लाइंट आता है मेरे पास और क्लाइंट आके मुझसे पूछता है कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं और मेरा पैसा अटक गया है, तो आप प्लीज मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी वास्तु का आइडिया है मुझे बताइए, हम लोगों को कौन सा जोन देखना है वहां पर, अगर उसका पैसा फंस गया है तो, पैसा अटक गया है तो। नॉर्थ, ओके, एनी अदर? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, इसके अलावा कोई और? किसी का भी आंसर कोई भी देना दे सकता है जिसको भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है। ठीक है मैम, आपका जो है ना पॉइंट, नॉर्थ नहीं, वहां से साउथ ईस्ट देखा जाता है, वहां पे पैसा जब भी फंसता है तो साउथ ईस्ट देखा जाता है। तो अगर हम लोगों से किसी ने क्वेरी करा कि ऐसा ऐसा मेरा पैसा फंस गया है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम गए वहां पे। अभी आपने नॉर्थ बोला था, और अगर मैं साउथ ईस्ट बोलता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी कि वहां पे उसका पैसा फंसा हुआ है। जनरली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट, हम लोग ये देखते हैं कि साउथ ईस्ट में, अगर साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कोई गलत सिविल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा सोच सकते हैं कि कहीं वहां पर टॉयलेट तो नहीं है। तो जनरली कोई वास्तु वाला जाता है, अगर किसी ने उससे क्वेश्चन करा कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज चेक कीजिए, मतलब क्या कर सकते हैं। ये इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आई फैमिली मेरे पास और उन्होंने मुझको बोला कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप प्लीज वास्तु करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो जनरली वास्तु वाला क्या देखेगा उस केस में कि नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखेगा वो, कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है। तो जनरल वास्तु वाले क्या करते हैं, जाते हैं और जाने के बाद में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं उस जोन में। तो अगर मैंने पैसों की बात करी, पैसा फंस गया है, तो जनरल वास्तु वाला जाएगा और चेक करेगा कि साउथ ईस्ट में वहां पर टॉयलेट आ गई है। दूसरे केस में अगर वो जाता है चेक करता है तो देखता है कि साउथ वेस्ट में जो है आपका कट है या पानी का टैंक रखा हुआ है वहां पे, ओवरहेड जमीन के अंदर पानी का टैंक है, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। अभी एक एग्जांपल है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर साउथ ईस्ट में जाके वो देखते हैं कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो बोलता है कि सर आपके साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है और साउथ ईस्ट में टॉयलेट की वजह से आपको पैसों का इशू आ रहा है, तो हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दैट इज जनरल वास्तु। लेकिन मैंने जो पॉइंट पहले वाली बोला लॉ ऑफ इनर्शिया वाला, कहने का मतलब अब यहाँ पे इसको समझने की बात है। जैसे ही मैंने सामने वाले क्लाइंट से बोला कि सर आपके साउथ ईस्ट में तो टॉयलेट आ रहा है, हमको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आपके पैसे अटके हुए हैं, तो मुझे क्लाइंट क्या बोलेगा या बोल सकता है। मतलब मैं आपको जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लाइंट बोलता है कि मेरे को पिछले 20 साल से ये मेरा घर है और पिछले 20 साल से ही साउथ ईस्ट में मेरा टॉयलेट है, बट ये जो पैसे अटकने वाला प्रॉब्लम है मुझे लास्ट 6 महीने पहले ही आया है। तो अगर हम लोग एज ए जनरल वास्तु कंसल्टेंट जाकर उसके साउथ ईस्ट का ट्रीटमेंट करके भी आ जाते हैं टॉयलेट का, तो क्या लगता है सोल्यूशन मिलेगा उसको इस चीज का? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ही नहीं। अब यहां पर आप समझिए लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया? कि अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तब तक वो चीज वैसी ही रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 महीने पहले उसको प्रॉब्लम आई है, तो मतलब 6 महीने पहले ही कुछ ना कुछ वास्तु में छेड़छाड़ हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जो कि पहले नहीं थी 20 साल से और 6 महीने पहले ही हुई है। रादर देन हम मोटा मोटा समझ के आ गए कि वहां पे टॉयलेट आ गई है, तो हमको वो कोज समझना पड़ेगा और उस कोज का इफेक्ट देखना पड़ेगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूँ जो मैंने अभी लिया था। हम लोगों ने बात करी थी कि किसी के इशू आ रहा है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में भी बुलाया वास्तु वालों को, वास्तु वालों ने देखा वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रहा था,
ठीक है, वाटर टैंक का ट्रीटमेंट भी हो रहा था। अब ट्रीटमेंट होने के बाद में जब वास्तु वाले गए तो उन्होंने बोला सेम बात कि यहाँ पर आपका वाटर टैंक आ रहा है, इसकी वजह से आपको रिलेशनशिप का इशू आ रहा है। सेम आंसर वही कि हमारे पास तो 15 साल से ये घर है, रिलेशनशिप का इशू तो पिछले 1 साल पहले ही आया है। तो हमको वहां पर कोज समझना है कि कारण क्या है। ये नहीं कि ट्रीटमेंट में बस जाके देख लिया कि गलत जगह पे टॉयलेट आ गई या फिर गलत जगह पे किचन आ गई और हमने उसको सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको लॉ ऑफ इनर्शिया को समझना पड़ेगा कि ये चीज कब से शुरू हुई है, इसका एग्जैक्ट कोज क्या है। तो वास्तु में लॉ ऑफ इनर्शिया तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये वास्तु का प्रिंसिपल नहीं, साइंस का प्रिंसिपल है। बट वास्तु का प्रिंसिपल ये है कोज एंड इफेक्ट, कि उस चीज के पीछे कोज क्या था और इसका इफेक्ट कब से शुरू हुए। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है एज अ वास्तु कंसल्टेंट और प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट कि उस चीज में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, रादर देन कि ओके ये चीज गलत है तो ये मान ली हम लोगों ने। अगर ऐसा होता तो इंडिया में 99% लोग तो परेशान ही होते, क्योंकि सब तो वास्तु कराते नहीं है, मुश्किल से 5% 10% लोग वास्तु कराते हैं। बट तब भी लोगों की लाइफ बैलेंस है। क्यों है लाइफ बैलेंस? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द होरोस्कोप या फिर गॉड की जो भी सपोर्ट है उनको, उसकी वजह से उनका जोन जो है डिसबैलेंस भी है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई एक्सटर्नल कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं से उसकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ है। क्या उसने 6 महीने पहले कोई पर्टिकुलर चीज मूव करी है यहाँ से वहां पर, या 6 महीने पहले उसने कोई शिफ्टिंग करी है, या घर चेंज करा है, या क्या करा है, वो हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द जोन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, अभी मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कुछ दिनों पहले का। मैं एक ऑफिस के वास्तु के लिए गया था। ठीक है, ऑफिस के वास्तु के लिए गया, उनको ऑर्डर्स आने में दिक्कत आ रही थी, ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, उन्होंने वास्तु करवाया। वास्तु करके जब मैंने समझा तो मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं निकली जनरली। ठीक है, और जब पूछा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है तो उन्होंने बताया कि पिछले 6-8 महीने से आ रही है। 6-8 महीने पहले पूछा मैंने कौन कौन कहाँ पे सीट बैठता था, कहाँ कहाँ पर नहीं बैठता था, उन्होंने सबका मुझे बताया। उसमें से एक चीज आइडेंटिफाई हुई कि अकाउंटेंट की पोजीशन चेंज हुई है, अकाउंटेंट की पोजीशन चेंज हुई है और कुछ फाइल्स की पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, अब मैंने जाकर जब उनकी प्लेसमेंट वापस चेंज करवा दी, जैसा पहले था वैसे करवा दिया, उनके ऑर्डर आने लग गए। उनका फिर फोन आता है मेरे पास कि सर मतलब मैंने ही पूछा उनसे 3 महीने 4 महीने बाद कि क्या हुआ, आपके ऑर्डर आए क्या? तो बोले हाँ सर ऑर्डर तो आ गए, बट आपने सर वास्तु तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा आपके ऑर्डर आ गए ना, आपको ऑर्डर आने से मतलब था। तो बोले हाँ ऑर्डर तो आ गए लेकिन सर आपने वास्तु कुछ किया ही नहीं। बट वास्तु क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी उसकी करने की। वहां पे जस्ट वो प्लेसमेंट चेंज होने से ही समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है, कुछ बाहर एक्सटर्नल पंगा नहीं था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कई बार उल्टा रूड हो जाता है कि आपने चार्ज भी करा, फीस भी ली, और आपने ऐसा कोई टॉयलेट नहीं तोड़ी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई जोन में एक्सचेंज नहीं किया, और सभी सॉल्यूशन आ गया। तो समझना उसके पीछे कोर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जनरली बातें करी जाती है कि शादी होने के बाद में किसी लड़की के आने के बाद में किस कोई कोई घर बहुत प्रॉस्परस हो जाता है, समृद्धि बढ़ जाती है उसकी। बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, बहुत अच्छे पैर पड़े हैं उसके, और उसके आने की वजह से बहुत फायदा हो रहा है। कोई 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 ऐसा ऐसा बोलता है। कहीं कहीं पर इसको उल्टा भी होता है कि जब से शादी हुई है तब से घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये भी है। तो क्या लगता है कि किसी लड़की के आने की वजह से बाकी के जो पहले के एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर थे उनकी लाइफ पर इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि लाइफ अपसाइड डाउन हो गई? मतलब शादी होने के बाद, लड़की का आने का पॉइंट मतलब शादी होने के बाद तो फर्क पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ सकता है। बट अगर यहाँ में जाएंगे तो घर के में पेंट होता है, पेंट होने में कलर चेंज होते हैं। जब नए कपल की शादी हो जाती है तो उनके लिए एक एक्सटर्नल रूम डेवलप करा जाता है, तो वहां पर वास्तु में चेंज होते हैं। तो कभी कभी बैलेंस चीजें खराब हो जाती हैं, कभी कभी अनबैलेंस चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो कोज क्या है? वो ये नहीं है कि वो लड़की के आने की वजह से हुआ, कोज ये कि आपके वास्तु में फर्क आ गया। वास्तु में फर्क आ गया, इसकी वजह से पूरी चीजें चेंज होने लग गई धीरे धीरे। तो वो कोज समझना, प्रॉब्लम क्या है वो समझना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमको जब भी कोई चीज समझनी है तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि कोज क्या है। ठीक है, तो कोज समझ के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कोज और प्रॉब्लम को समझने में से क्या क्या फर्क पड़ सकता है।
मेरे जो फ्रेंड है वो एक फैक्ट्री के वास्तु करने गए, और एक ओल्ड थे उसके ओनर फैक्ट्री के। जब उनको बोला तो उन्होंने पूरा वास्तु किया, और वास्तु करने मतलब वास्तु देखा किया मतलब वास्तु पूरा चेक किया। वास्तु चेक करने के बाद में जब जो उसके ओनर थे, ओल्ड थे जो, उन्होंने उससे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मेरे फ्रेंड ने लिस्ट बना दी पूरी की पूरी कि सर यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो उन जेंटलमैन ने उनको बोला कि बेटा मैं पिछले 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने करोड़ों कमाए हैं, ठीक है, और जो भी यहाँ पे आता है वो यही बोलता है कि जमीन ही खराब है, जमीन ही खराब है। तो मैं कैसे मानूं, 40 साल से तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और तुम भी बोल रहे हो कि 10 प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मेरा फ्रेंड जो थे उन्होंने साफ साफ एक क्वेश्चन पूछा कि आपको प्रॉब्लम कब से आनी शुरू हुई है। तो उन्होंने कहा पिछले 1 साल से। बोले ठीक है। फिर उन्होंने पूछा जेंटलमैन ने, सामने वालों ने, कि ये मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आपने मेरे को लिस्ट पूरी दे दी, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे फ्रेंड ने एक बार में पॉइंट आउट कर दिया कि आपके साउथ वेस्ट में जो आपने ये बोरिंग कराई हुई है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके कारण की। तो वो अंकल मुस्कुरा गए, बोले ये मैंने उस 1 साल पहले ही कराया था। तो वहां से समझ में आया कि यहाँ प्रॉब्लम वो बोरिंग की थी। पहले क्या था, पहले बोरिंग उनकी थी नॉर्थ में। नॉर्थ हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था कि नॉर्थ जो है नेचुरल वाटर का जोन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। तो वहां पर उनकी बोरिंग नहीं थी पहले, वहां पर कुआं था, नेचुरल रिसोर्स, और अच्छा खासा बड़ा कुआं था। लेकिन ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ द पार्किंग इशू उन्होंने वो वेल जो है, कुआं जो है, वो कवर कर दिया और वहां पे पार्किंग शुरू कर दी। और जो बोरिंग है वो नॉर्थ से शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में उसको बोरिंग करवा दिया। इफेक्ट उनको 1 साल बाद में आना समझ में आया, ऑब्वियसली, जब वो वेरी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। तो अब प्रॉब्लम क्या निकली कि जो उनका ओरिजिनल रिसोर्स था वाटर का, वो उन्होंने कवर करा दिया उसी जमीन के ऊपर, और गलत जगह पे बोरिंग कर दी शिफ्ट। तब वो प्रॉब्लम पकड़ में आई, तब उनको सजेशन दिया गया कि आप इसको साउथ वेस्ट की बोरिंग को सबसे पहले बंद करो और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में बोरिंग करो, क्योंकि आप कुआं तो आप खोद नहीं पाओगे, कुआं तो अब आपका बन नहीं सकता फिजिकली। तब जाके चीजें चेंज होनी शुरू हुई। तो एक छोटी सी चीज समझने और ना समझने से कितना फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज तो लिस्ट थी उसके पास कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो एक क्रेन और एक जेसीबी लेके जाते, पूरा उसको तोड़ते फोड़ते और टॉयलेट को चेंज करते और इसको चेंज करते और उसके बाद में सोल्यूशन लेके आते। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, आफ्टर फाइंडिंग द एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम समझने के बाद में उन्होंने उसको सोल्यूशन दिया। तो यहाँ पर हमको कोज और इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। जोन्स का भी आइडिया आ जाएगा, चीजों का भी आइडिया आ जाएगा, बट लेकिन कौन किस चीज की वजह से कहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जहां पर समझने के बाद चीज समझ में आती है, बिना कुछ करे भी वास्तु हो जाता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी टॉयलेट को ब्रेक करने के बाद में ही या शिफ्टिंग करने के बाद में ही या फिर ट्रीटमेंट करने के बाद ही सॉल्यूशन लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कोर्स समझ में आएगा तो आधे से ज्यादा वास्तु वहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज है दैट इज कोज एंड इफेक्ट, वो एज अ वास्तु कंसल्टेंट ध्यान देने वाली बात है। सर जी मैडम। एक क्वेश्चन आ रही है, जब आप कॉज और इफेक्ट के बारे में बोल रहे हो, हम्म। तो लाइक कई बार ऐसा होता है ना हम्म। कि आपने तो एग्जांपल्स बहुत सारे ऐसे दिए हैं कि जिसमें मतलब वो कोई क्लाइंट जो है काफी सालों से रह रहा है, सडनली जो है प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हुआ, राइट। लेकिन हम्म। कई बार ऐसे भी चीजें सुनने में आते हैं या हम देखते हैं कि हम्म। एक ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जहां पहले जो लोग रहते थे वो काफी अच्छा रहते थे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी में कोई और आया, शिफ्ट होके आया, और सेम चीज, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, वो एज इट इज ही है, ठीक है। बट जो दूसरा आया, वो वहां आते ही उसका सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उसने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, प्रॉपर्टी एज इट इज है। बट उसी प्रॉपर्टी पे उस पे पहले जो बंदा रहता था वो फूल फल के एकदम बहुत उन्होंने तरक्की किया, बट वो सेकंड पर्सन जब आया तो वो बर्बाद हो गया। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि उसने तो छेड़खानी कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी तो हम्म। एज इट इज है। हाँ, तो उसने एक सेकंड, लेट मी म्यूट एवरीवन ना, आई थिंक बैकग्राउंड में आवाज आ रही है।
यस, एम आई ऑडिबल? ठीक है। हाँ देखिए, मैं आपने जो बात बोली कि यहाँ पर कोई दूसरा अभी शिफ्ट हुआ है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। अभी बात ये है कि देखिए, शिफ्ट होने के बाद में अभी बहुत सारी चीजें हैं। प्लेसमेंट क्या है किस चीज का आने के बाद में। अभी मैं एक और एग्जांपल देने वाला था, फिर मैंने देते देते रुक गया क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाते। तो यहाँ पर अगर कोई शिफ्ट होता है, शिफ्ट होने के बाद में वो एक एल्मीरा, जैसे मैंने बताया था पहले एग्जांपल में कि मैंने फाइल की पोजीशन चेंज करा है, बाकी कुछ नहीं करा। एक फाइल की पोजीशन और अकाउंटेंट की पोजीशन की वजह से उसके ऑर्डर रुके हुए थे, ठीक है। बट अभी आपके केस में कोई दूसरा जो भी ऑक्यूपेंट आया है वहां पे रहने के लिए, उसने वहां पर कौन सी चीज को कौन सी डायरेक्शन में रखा है, एंटी रखा है, पॉजिटिव रखा है, वो भी समझने वाली बात है। ये है। तो आप घर में शिफ्ट हो गए, घर तो सेम है सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेकिन अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से करा है। यूटिलाइजेशन बोलने का मतलब आपने कोई चीज कोई अलग जगह पे रखी है, कोई चीज कोई अलग जगह पे रखी है, जो हम पढ़ेंगे अभी आने वाले एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो रखें तो उसका भी इफेक्ट आएगा, बट वो सेकेंडरी। इसलिए पॉइंट ये है अगेन टाइम एंड कॉस्ट के हिसाब से कि हमको टाइम पकड़ना है, कब से प्रॉब्लम आई है। अभी इस केस में अगर ये जो आपके ऑक्यूपेंट आए हैं जो कि उसी पर्टिकुलर सेम लोकेशन पे आए हैं, आने के बाद में उनको यही चेक करना है कि आने के बाद उन्होंने कौन सी चीज कहाँ पर रखी। अभी कोज एंड इफेक्ट की हम लोगों ने बात करी। कोज एंड इफेक्ट के बाद में सेकंड पॉइंट जो आता है वास्तु का, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हमको ऑब्जर्व करना है उसको थ्रो एंड थ्रो, पूरे हाउस को। उसकी पूरी लाइट्स ऑन करनी है, अगर उसने कुछ पेंटिंग लगाई है तो पेंटिंग का भी फोटो खींचना है, अगर उसने कहीं पर कोई हैंगिंग लगाई हो तो वो भी देखना है। तो सबको जॉट डाउन भी करना है, फोटो भी खींचना है, ताकि अगर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आए। तो अभी जैसे आपका केस था, उसने आने के बाद में कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कहाँ पर लगाई है, किस तरह से यूज कर रहा है, वो भी मैटर करेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली द होरोस्कोप, जो कि एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। होरोस्कोप वाला पॉइंट मैंने अभी तक इसलिए नहीं छेड़ा था, जैसे मैंने आपको लास्ट वाला एग्जांपल दिया था कि उनका जो केस था जहां पर नॉर्थ में नेचुरल वाटर सोर्स था, तो ये तो समझ में आ गया कि उनके केस में नॉर्थ में नेचुरल वाटर सोर्स उनको तरक्की दे रहा था। उन्होंने करोड़ कमाए थे और फैक्ट्रीज बनाई थी, ठीक है। 40 साल से वो प्रॉस्परस हो रहे थे। बट उसके बाद में उन्होंने वो वाटर सोर्स जो उनके लिए बहुत अच्छा था, उन्होंने साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसी केस में उनके लिए वो अच्छा था नॉर्थ में वाटर सोर्स, जो कि जनरली होता भी है। बट किसी किसी के केस में हो सकता है वेस्ट में भी वाटर सोर्स अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, बिल गेट्स के घर में वेस्ट के एंट्रेंस से वेस्ट का वाटर सोर्स है, रिवर के बैंक में उनका घर है। तो उनके केस में उनके होरोस्कोप के हिसाब से वेस्ट में, बट वो परसेंटेज होगा हार्डली 5 to 10%, नॉट मच। बट जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो नॉर्थ का वाटर सोर्स 80% 90% लोगों के लिए अच्छा है। तो जो आपने बताया, अगर ऑक्यूपेंट शिफ्ट हुए हैं और ऑक्यूपेंट शिफ्ट होने की वजह से उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, तो हो सकता है उन्होंने यूटिलाइजेशन कुछ अलग तरीके से किया होगा। तो वो हमको एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमको ऑब्जर्व भी करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। तो ऑब्जर्वेशन मैटर्स। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया स्टेप्स कि हमको घर में जाना है किसी के, घर में जाने के बाद में हमको थ्रो एंड थ्रो उसका पूरा घर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में पूरी लाइट्स भी ऑन करनी है, फोटोग्राफ्स भी लेने हैं, चेक भी करना है कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा फोटो है, कौन सा हैंगिंग है, पेंटिंग से वो भी करना है। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, और उसको पूरा समझना है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो थर्ड थिंग है, दैट इज कॉल्ड जजमेंटल, नॉन जजमेंटल। हमको ऑब्जर्वेशन करना है बट हमको नॉन जजमेंटल होना है। सेम लाइक अ डॉक्टर, जो प्रॉब्लम जिसको पता है बट जजमेंट नहीं करना है किसी के भी ऊपर। अभी मैंने आपसे 2-3 एग्जांपल्स के बारे में बात करी। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर नॉर्थ वेस्ट में NNW जो जोन होता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति भी रखी है, ठीक है, और अगर रखने के बाद में बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। तो अब एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम गए और हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी कि वहां पे उनके NNW में राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। और हम लोगों ने सोचा कि ये तो गलत बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होना सही नहीं है मॉरल ग्राउंड्स पे। प्रॉब्लम हमको किसी चीज के लिए और के लिए बुलाया था, वास्तु वास्तु कंसल्टेंट को, और हम जाके वो करेक्ट करके आ जाते हैं कि ठीक है, ये तो गलत चीज है मॉरल ग्राउंड्स पे, इसको ये नहीं होना चाहिए। या फिर हम उसको जज करने लग जाते हैं, या उससे क्रॉस क्वेश्चन कर ले जाते हैं कि सर आपका कुछ है क्या है, ये ऐसा है कि वो बोलते नहीं मेरा नहीं है। फिर हम अलग ही गेस करेंगे, ओके अच्छा आपका नहीं, ओके तो फिर आपकी स्पाउस का हो सकता है, तो क्या। तो इस तरीके से जजमेंट भी नहीं होना चाहिए। जिस पर्पज से बुलाया है उसी पर्पज को सॉर्ट आउट करना है।
अपना दिमाग लगाना है ऑब्जर्वेशन करने में, अपना दिमाग लगाना है परख करने में, जो अगला वाला पॉइंट है कॉग्निजर यानी परख करने के ऊपर। बट अपना दिमाग इस चीज के लिए नहीं लगाना है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। हो सकता है उसकी लाइफ में उसको उसी से ही अच्छा लग रहा हो, हम जाके उसका वो राधा कृष्ण की मूर्ति शिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में रखकर आ जाते हैं और उसकी लाइफ में उदासी आ जाए, उसकी लाइफ में जो खुशी थी वो खत्म ही हो जाए। और उसको जब 4 महीने बाद फोन करके पूछेंगे कि कैसे चल रहा है आपका, आपका अच्छा चल रहा है ना, वो बोलेगा आपके होने के बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पर्पज से बुलाया है हमको वो समझना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है। अपना दिमाग जजमेंट वाली चीजों में नहीं लगाना है कि ओके ये यहाँ पर तो इसका मतलब ये होगा, ये वो वहां पर तो इसका मतलब ये होगा। अब हमको धीरे धीरे वास्तु पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीज समझ में आ जाती हैं, और वो चीजें सही भी हैं, बट हमको उससे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करना है अनटिल और अनलेस उसने हमको उसी पर्पज के लिए नहीं बुलाया हो। ऐसा हुआ है बहुत बार मेरे साथ कि मुझे बुलाया गया है और मुझे आगे से बोला है कि मेरे स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप कुछ कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसने आगे से बोला है तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा या देखने की कोशिश करूंगा। या फिर ऐसा भी हुआ है कि खुद के लिए भी बुलाया गया है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आई वांट टू गेट रीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे बाहर निकलना है, तो उसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएं, तो भी मैं उसके लिए सॉल्यूशन करूंगा। बट अपने आप से जाके मुझे दिमाग नहीं लगाना है। मैंने एक ऐसा भी केस देखा था, अब नाम नहीं ले सकता किसी का, बट लेकिन उनको बुलाया गया वास्तु करने के लिए, एक अच्छे प्रॉस्पेरस के मतलब एक अच्छे रिनोन के यहाँ पे गए थे, करके आए। और करने के बाद में फोन करके उनसे पूछा कि सर क्या कहते हैं आपका कैसा चल रहा है। तो उसने कहा सर चल तो ओके ही रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, सर अच्छा आपका बच्चा पढ़ने तो अच्छा लग गया ना, मैंने तो आपके बच्चे की टेबल वहां रख के आया था WSW के अंदर पढ़ाई के लिए, तो उसके तो अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे अभी। पॉइंट ये उसने आपको उसके लिए बुलाया ही नहीं। हाँ, आपको उसने बुलाया था पैसों के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, या मनी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप करके आ रहे हो उसके बच्चे के स्टडी रूम का वास्तु कि वो पढ़ाई में अच्छा हो गया होगा। तो ये भी नहीं करना है। जो बुलाया है, जिस पर्पज से बुलाया है वो करना है अनटिल और अनलेस जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी जो फोर्थ नंबर की चीज है दैट इज कॉल्ड कॉनोइजर और द परख। परख और नो जजमेंटल में बहुत बारीक फर्क है। परख ये करना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो हमको सही और गलत का डिसीजन लेना है, बट जजमेंटल होके नहीं लेना है हमको। ये है। तो हम ऐसा नहीं कि हम उस पर उल्टा कुछ करके आ जाएं कि ठीक है यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ये भी रख दो और ये भी रख दो। तो हमको परख भी करनी इंपॉर्टेंट है, मतलब सही में सही का साथ देना है, गलत है तो उसको अपफ्रंट बताना है कि ये गलत चीज है। ये है। तो परख भी एज अ वास्तु कंसल्टेंट बताया गया है। अच्छा मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें मेरे दिमाग से नहीं कर रहा हूँ, ये बातें भी बुक्स में लिखी हुई है कि एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमारे अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमको नॉन जजमेंटल होना है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है कि रीजन क्या है, कोज क्या है, इफेक्ट क्या है, ये समझना। एज अ वास्तु कंसल्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हर चीज को समझने के लिए। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर रादर देन अ गुड स्पीकर। सुनना ज्यादा है हम लोगों को। और हमको परख भी होनी चाहिए कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। तो सही और गलत चीज में फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, और राहुल गांधी कुछ गलत बोलता है, और तो भी मैं बिकॉज आई एम सपोर्टर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तो वो पार के इंसान नहीं है, उसको पता होना चाहिए गलत क्या है और सही क्या है। तो मुझे बहुत ओपन और अपफ्रंट होके अपने बारे में मतलब सामने वालों को अपना सजेशन भी रखना है। ऐसा नहीं है कि उसकी झूठी तारीफ कर दी या उसको कुछ भी बोल दिया उसको तारीफ करने के लिए, वो भी नहीं करना है। तो इन सब चीजों का भी हमको एज अ वास्तु कंसल्टेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मीनिंग एंड लैंग्वेज। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, इसमें अटेंशन चाहिए। मीनिंग एंड लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि हमसे जो क्लाइंट ने जिसको हमने जिस भी क्लाइंट ने हमको बुलाया है वो हमसे क्या बोल रहा है वो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके शब्द से शब्द को भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शब्द का प्रयोग वो कर रहा है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है बुक्स के अंदर, भावना भवन की पुत्री है। भावना भवन की पुत्री है बोलने का मतलब ये है कि भवन अपने आप से कुछ नहीं कहेगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो जो ऑक्यूपेंट है उसकी भावनाओं के द्वारा आपको बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हमको उसके वर्ड टू वर्ड समझना है, उसको समझ के भी समझना है कि ये हमको कौन से जोन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट आता है और वो मुझसे पूछता है, मतलब मुझको प्रॉब्लम बोलता है कि सर पैसा तो बहुत आ रहा है बट पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाता है। उसने एक प्रॉब्लम मुझे ये बताई। एक और दूसरा क्लाइंट आता है, वो मुझे बोलता है कि सर पैसा तो बहुत आता है, इनकम तो बहुत है,
पर सेविंग कुछ नहीं है। तीसरा क्लाइंट आता है कि सर पैसा तो बहुत आता है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का मेरे को। चलो थर्ड तो चलो फिर भी एक अलग सेंटेंस है, फर्स्ट और सेकंड पे समझते हैं हम लोग कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। दूसरा बोलता है सर पैसा तो बहुत आता है बट सेविंग नहीं है। तीसरा ये बोलता है कि सर पैसा तो बहुत आता है लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता। तीनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम एक ही निकल के आ रही है कि प्रॉब्लम है मनी की। उसके पास इनकम है बट या तो सेविंग नहीं है, या फिर उसके पास जैसा वो बोल रहा है कि पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो है मनी की है। अब अगर हम इस बात को समझ लें कि उसने जो प्रॉब्लम बताई है और समझ के अगर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले नॉर्थ को जाके चेक करना शुरू करेंगे कि नॉर्थ मनी का जोन है, चलो उसको देखते हैं। नहीं, लेकिन हमको भाषा समझनी है उसकी। उसने क्या बोला पहला सेंटेंस कि सर पैसा तो बहुत आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसको प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट जोन की, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं विजन एंड क्लियरिटी। इसका मतलब उसको क्लियर नहीं पता कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो हमको उसका नॉर्थ ईस्ट जोन चेक करना है। सेकंड सेंटेंस जब उसने बोला था कि सर पैसा तो बहुत आता है बट लेकिन सेविंग्स ही नहीं है, तो जो सेविंग्स का जोन है वो है WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। तो इस टाइम पे हमको उसका वेस्ट साउथ वेस्ट जोन चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, रादर देन हम वापस नॉर्थ पे जाएंगे। तो हमको उस भाषा को समझ के वो अपना आप बताएगा कि हमको कौन सा जोन चेक करना है। थर्ड एग्जाम्पल में उसने बोला सर पैसा तो बहुत आता है बट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। तो जो प्रॉफिट का जोन है वो है वेस्ट का जोन। तो हमको वेस्ट समझना है कि वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो वो अपने उसका एक एक सेंटेंस जो है वो हमको अपने आप डायरेक्ट करेगा ऑब्जर्वेशन के बाद में कि हमको क्या चेक करना है क्या चेक नहीं करना है। ये है। तो इसलिए जो बात है लैंग्वेज की उसकी, उसको समझना और समझ के फिर आइडेंटिफाई करना एंड डिसीजन लेना, दैट मैटर्स अ लॉट। तो जो भावना भवन की पुत्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में समराइज करके तो ये है कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, बट क्लाइंट आके बोलता है कि सर रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं बट कोई पसंद ही नहीं आता है। दूसरे एग्जांपल में बोलता है सर रिश्ते तो कोई खास नहीं आ रहे और हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे, रिलेटिव्स का कोई सपोर्ट नहीं है। और तीसरे एग्जांपल में बोलते हैं सर रिश्ते भी आते हैं, बात भी आगे बढ़ती है, लेकिन बात पता नहीं कहाँ जाके अटक जाती है। प्रॉब्लम एक ही है तीनों सेंटेंस के अंदर कि लड़की की शादी नहीं हो रही है। बट पहला सेंटेंस उसने बोला कि रिश्ते तो बहुत आते हैं पर कोई पसंद ही नहीं आता। तो हमको जोन चेक करना है NNW, अट्रैक्शन का जोन जो है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। उसने बोला कि सर रिश्ते तो बहुत आते हैं बट सपोर्ट नहीं है फैमिली का, तो हमको नॉर्थ वेस्ट जोन चेक करना है फैमिली सपोर्ट के लिए। अगर उसने बोला रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन कोई सोसाइटी का या हमारे रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं है, तो हमको ईस्ट जोन चेक करना है सोशल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसने बोला कि सर रिश्ते तो बहुत आते हैं, बात भी आगे बढ़ती है बट पता नहीं कहाँ जाके अटक जाती है, तो जब उसने अटकना वर्ड बोला तो हमको साउथ ईस्ट चेक करना है, जो कि लिक्विडिटी का जोन है और आकाश देवता का जोन है। तो वो वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड ही हमको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके क्या समझना है। बट इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको उसकी भाषा को समझना है, और समझने के बाद में ही अपना डिसीजन लेना है कि हमको कहाँ पे किस पर्टिकुलर जोन में जाके अपना समझ के और ऑब्जर्वेशन करके उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अभी जैसे आपने एग्जांपल बोला कि वहां पे आके अपसाइड डाउन हो गई किसी की लाइफ में, तो उसकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम क्या है, वो स्टेटमेंट जो बोलेगा, वो स्टेटमेंट के वर्ड से ही हमको एक आइडिया आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक्चुअल प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में है, क्लैरिटी में है, विजन में है, लिक्विडिटी में है, सेविंग्स में है, प्रॉफिट में है, अट्रैक्शन में है, कहाँ पर है प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में। तो वो सब प्रॉब्लम जो है अपने आप भवन आपका बुलवाएगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी। तो हमको ये चीजों का भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखना है। ठीक है, अभी तक की बात के ऊपर कोई क्वेरी किसी की? नो सर। यानी कोई किसी की भी कोई क्वेरी? नो सर। तो अब इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अभी हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम 16 जोन्स शुरू करेंगे कल से। ठीक है, तो 16 जोन्स के एक एक एट्रीब्यूट्स पढ़ के हम लोग मॉडर्न वास्तु पे अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारा। तो इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग और फिर समझिएगा। यस सदानंद जी। सर इसका पीडीएफ
सर हेलो। पीडीएफ जो है आप, हाँ सर आपको पीडीएफ जो है ना वो एंड में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो हाँ प्रॉब्लम हाँ, सर। ओके अभी ओके, आप, फाइन फाइन। हाँ देने को हम नोट्स लोग दे बना। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। राइट राइट राइट। ये है। और पीडीएफ ठीक है। वैसे भी अभी तक तो ये सब बुलेट्स पॉइंट्स ही हैं, जितनी पॉइंट्स हम लोगों ने बात करी ये सब बुलेट्स ही हैं। राइट राइट, यस। ठीक है, यस सर, सो थैंक दैट, यू थैंक यू। सर या वेलकम। यस सर, सर ये कल्पेश जी। वैदिक वैदिक ये वास्तु कुछ अलग रहता है सर उसमें वैदिक सर देखिए, वैदिक। वास्तु, वास्तु का जो लिंक किया गया है, वास्तु का लिंक ओनली और ओनली एस्ट्रोलॉजी से और आयुर्वेदा से लिंक है। ओके। ठीक है, अगर आप वास्तु लिटरेचर पढ़ते हैं तो अभी आजकल न्यूमरो वास्तु भी आ गया है, टेरो वास्तु भी आ गया है, तो वो लोगों ने अपनी रिसर्च करके उसको कनेक्ट करना शुरू करा है। बट अगर आप वास्तु की ओल्ड ट्रेडिशंस बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें वास्तु का जो कनेक्शन है वो आयुर्वेदा से किया है और एस्ट्रोलॉजी से किया है। अब जो आप वैदिक वास्तु बोल रहे हैं, इट शुड बी द ट्रेडिशनल एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु ओके। हाँ, सर मतलब बोलिए कल्पेश जी, बोलिए। ना मैं मेरे को ये कंफ्यूज था कि इसमें वैदिक में वैदिक का भी एक अलग न्यूमरोलॉजी है और एक लोसु ग्रेड का भी अलग न्यूमरोलॉजी है। तो ये मैंने दोनों कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक बीच में एक वीडियो देखा था जो वास्तु के ऊपर था। तो वास्तु में वैदिक वास्तु था, वो वैदिक पे ही ज्यादा जोर कर रहा था। तो वो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कि नॉर्मल जो वास्तु रहता है वो उससे अधिक ये वैदिक कुछ स्पेशल रहता है कि कुछ अलग रहता है। सर अभी इसीलिए मेरा क्वेश्चन था ये। सर अभी वास्तु का इतना ज्यादा वो हो गया, आप बिलीव नहीं करेंगे। परफ्यूम के थ्रू वास्तु, सेंट्स के थ्रू वास्तु, पिरामिड वास्तु, ये सब वास्तु के नए नए लोगों ने अपनी अपनी, मतलब आई डोंट वांट टू से दैट थिंग, बट ये नया नया शुरू हुआ है ये। बट अगर ये आप सिस्टम से क्रिस्टल जाते बेस हैं, पे है, क्रिस्टल रहता है हाँ उसका। हाँ, कलर से वास्तु तो चलो ठीक है फिर भी पिरामिड्स। एक बार, बट परफ्यूम लगा के भी आप देवता एक्टिवेट कर लेंगे, पिरामिड लगा के भी कर लेंगे, तो ऐसा है ही नहीं अगर वास्तु के हिसाब से चलते हैं। मॉडर्न वास्तु ओके। में भी ऐसा नहीं है और ट्रेडिशनल वास्तु में भी ऐसा नहीं है। बट ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट नाउ, वी आर स्टडिंग मल्टीपल मॉडलिटीज नाउ डेज, तो वी कैन कनेक्ट। ये है। यस मैम, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अभी हम वास्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, हम्म तो फर्दर मतलब वास्तु को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम्म इसके साथ हमें क्या एस्ट्रोलॉजी को भी पैरेलली कैरी करना पड़ेगा, उसका भी कोर्स करके हमें आगे बढ़ना? क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना कि हॉरोस्कोप भी मैटर करता है, कि वो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए क्यों बुरा हो जा रहा है। हम्म। अगर मान लो कि सपोज, ये तो पॉसिबल नहीं है बट एक अंदाज से मैं बोल रही हूँ, मान लो कि सपोज एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि लाइक आगे एक फ्लैट का ही एग्जांपल लेते हैं कि वो फ्लैट में जो पहला बंदा रहता था एज रेंट पे, तो वो वहां पे रह करके इतना प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट किया, उसने अपना घर बना लिया, वो चला गया, बहुत खुशहाल जिंदगी वो, इनफैक्ट जाने के बाद भी वो बहुत अच्छे से गुजर बसर कर रहा है। कुछ हद तक तो लक होता है, ठीक है, बट अपार उसके अलग से अब जो दूसरा बंदा आया, वो उस फ्लैट में आने के बाद उसकी जॉब चली गई, उसके रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स आने लगे, घर में अशांति होने लगी, सब कुछ वैसे ही है। अब किचन का जिस तरीके से दिया गया है सुविधा कि गैस इधर ही रख सकते हो और कहीं नहीं रख सकते, वाटर फिल्टर यहीं रख सकते, फ्रिज यहीं रख सकते, तो एक कोइंसिडेंस भी होगा कि पहले वालों ने भी वैसे ही रखा था, उन्होंने भी वैसे ही रखा था। तो फिर डिफरेंट कहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है कि बेडरूम भी वैसा ही है, बेडरूम का सिनेरियो ऐसा है कि आप चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी फेज पे ही सब कुछ रखना पड़ेगा। तो वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है और एक मजबूरी भी हो सकता है। और इस केस पे इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है कि एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, राइज कर रहा है, और एक बंदा बिल्कुल शट डाउन की तरफ चला गया। तो वहां पे क्या उसका ये हॉरोस्कोप मैटर कर रहा है? तो अगर ऐसा कर रहा है तो क्या हमको उसको पैरेलली लेके जाना पड़ेगा? देखिए मैम, 90% जो है ना, ये आपका वाला जो आप बोल रहे हो कि इतना अपसाइड डाउन लाइफ में हो गया है, तो अगर हम वास्तु सीख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी कोई कंपल्शन है नहीं है सच, क्योंकि 80 से 90% केस तो नॉर्मल वास्तु से सॉर्ट हो जाएंगे आपके। अब हम्म। अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम केस है जहां पर हॉरोस्कोप का इफेक्ट आ रहा है और हॉरोस्कोप का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग आता है,
ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो उस केस में हाँ, एडिशनली अगर पैरेलली अगर एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु तो बिल्कुल स्पेसिफिक, उसमें पूरा पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके होरोस्कोप के हिसाब से घर का एंट्रेंस कहाँ है वो भी पता ही है पहले ही कहाँ होगा, विंडोज कहाँ पर है, डोर कहाँ पर है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी हम लोग जोन्स पढ़ेंगे तो एक जोन आएगा SSW, जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था, साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल का जोन है। डिस्पोजल के जोन में ऑब्वियसली स्टडी रूम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, जनरल बात है। तो वहां पर एक अभी केस आया था रिसेंट में, वहां पर बैठ के उनका बच्चा टॉप कर रहा है। अब टॉप कर रहा है तो वो हमारे लिए भी एक पॉइंट की बात है कि हम लोग तो सजेस्ट ही नहीं करते किसी को यहाँ पर ये लड़का टॉप कर रहा है। तो लेकिन जब हॉरोस्कोप को चेक करा और उसका मरकरी का पोजीशन देखा, समझ में आया कि हाँ, उसके हिसाब से हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर उसका बैठना ही ज्यादा अच्छा है ज्यादा तhan किसी और जोन के हिसाब से। तो यहीं पर बैठ के ज्यादा टॉप कर पाएगा वो। तो वो कुछ कुछ एक्सट्रीम केस होते हैं, बट जनरल 90% केसेस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, एक वास्तु वाले के लिए एस्ट्रोलॉजी करना कंपल्शन है या उसको सीखनी चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर एस्ट्रो से कनेक्ट करते हैं और आयुर्वेदा से कनेक्ट करते हैं तो फिर वो कंप्लीशन हो गया एक तरीके से। क्योंकि जब आगे आने वाले टाइम पर हम लोग रोग्स के बारे में, एडवांस का पार्ट है, रोग डिजीज के बारे में बात करेंगे तो आयुर्वेद से भी कनेक्ट होगा, पूरा पूरा वात पित्त कफ तीनों चीजें काम कनेक्ट होगा। और एस्ट्रो वास्तु में तो पूरा ही कनेक्ट हो जाता है पूरा। तो वो हो जाता है, बट लेकिन वो एडिशनल पार्ट है, इट्स नॉट कंपल्शन। अभी मैक्सिमम लोग जो पढ़ा रहे हैं नेट पे, मैंने देखा उनका प्रोफाइल, वो लोग न्यूमरोलॉजी वाले वास्तु पढ़ा रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट करके आप, मुझे लगता नहीं है कि कोई सेंस है, मतलब मेरे को जितना आइडिया है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अभी लेटेस्ट साइंस है, वेस्टर्न से आया है। वास्तु बहुत ओल्ड साइंस है, जो कि वैदिक काल से है, ठीक है। तो इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करना दैट इज फाइन, रिसर्च बेस पे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, नंबर्स के इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, उसकी बेस पे सॉल्यूशन निकालना और समझना, मतलब आई डोंट नो। हाँ, बट बुक्स में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा के बारे में बहुत क्लियरली दिया हुआ है उसमें, कि किस नक्षत्र में किस पद के अंदर कब आपको रूम सेलेक्ट करना चाहिए, कब एंट्रेंस करना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, एक एक चीज डिफाइन है बुक के अंदर। ये है। मैंने वास्तु सर अरे ये किया था न्यूमरोलॉजी 1-2 महीने पहले। विवेक वत्स करके दिल्ली वाला बंदा है, अच्छा है। मैंने पूरा कंप्लीट उसका कोर्स किया, एडवांस भी किया था मैंने उसका। अच्छा है, उनका है पकड़। तो उसमें सब ये वो भी सब एस्ट्रोलॉजी में भी है, वास्तु में भी है। जी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये मल्टीपल चीजें हैं, बट अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, एस्ट्रो से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग वास्तु। सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज मैच हो जाती है ना सर। मैं इसलिए मैं वैदिक और ये लूसीग्रेट में मैं पहले जो जो सीखा वो सिर्फ वैदिक ही सीखा। अभी मेरे को वहां पर इसमें एमी ग्रिड्स एक अलग है, मैं उसका मैं भी आपको कैलकुलेशन अलग है। मैं सर मैंने आपको किया है सर, मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ सर। वो ना सब चीजों को, और इसीलिए मैं वास्तु में आई हूँ, तो सब चीजें जब हम मिक्स करके चलेंगे तो वो तो अल्टीमेट रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन होगी अपनी। बिल्कुल, वो हाँ। एक रिसर्च बेस हो जाएगा आपके आपके एग्जांपल्स के हाथ से। देखिए, मेरा यस। ना वास्तु में भी मेरा मेरा जो मेजर पॉइंट अभी थ्रू आउट द बात यही रहेगा, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से ही हमको समझ में आता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न क्या काम कर रहा है। तो अगर वो पैटर्न काम कर रहा है तो हो सकता है वो आने वाले 80% चांसेस को और काम भी करेगा। उसी से रेमेडीज निकलती हैं कि इस चीज को रखने से यहाँ पर ये हो रहा है, तो फिर रेमेडीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर इस तरीके से कनेक्ट करके निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट लेकिन मैं भी आपको एक और वास्तु वाले हैं, अच्छा बड़ा नाम है, आई नो हिम पर्सनली, उन्होंने कम से कम 25 मॉडलिटी करी है, ठीक है। और 25 मॉडलिटी करके इतना कंफ्यूजन हो गया कि किसको मुझे आगे पढ़ाना है, किसको पढ़ना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, वो इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया पढ़ने के बाद में। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट जाके चेक करो कितना कंफ्यूजन क्यों है, मेंटल क्लियरिटी तो होनी चाहिए लाइफ में। 25 चीजें करके भी अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर क्या करना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक चीज को क्लियर करके फिर आगे बढ़ो, और फिर लगता है तो एड ऑन करते जाओ नॉलेज के हिसाब से, जिस भी हिसाब, बट कंफ्यूजन नहीं होना है चाहिए। यस सर, यस सर। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट जोन अगर आपका भी है, हम लोग कल शुरुआत करेंगे नॉर्थ ईस्ट जोन से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे हम लोग फिर। यस सर। सर ठीक। इसमें ये वास्तु में से कितना परसेंट अपने को हम लोग टीच कर सके, सीख सकेंगे ये अभी 10 दिन का? इस वाले कोर्स से, हाँ ये जो कोर्स है, हाँ। इस वाले कोर्स से इतना तो आप आराम से कर देंगे कि अपने घर का वास्तु और आसपास के लोगों को नॉलेज दे सकते हैं आप, ये खुद का कर सकते हैं। हाँ, फिर इसके बाद ये एडवांस रहता है सर? इसके बाद एडवांस से वापस। हाँ, ओके। इसमें लेकिन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाएगी कि आपको वास्तु कैसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप, और अपने लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं आप बहुत हद तक, ये
Okay, thank you, sir. Yeah, welcome. Any other query? No, sir. Thank you. Okay, okay then. Good Okay, night. sir. Good night. Good Thank you. night. Bye. Take care. Good Bye, night. sir. Good Yeah, night. bye. Bye, sir.